अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या लगाया, क्यों लगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। हाँ, बॉन्ड बॉन्ड वीक हो जाएगा या जल्दी से निकल जाएगा। अगला बोला कि 10 मोलर HCl का है पीएच की वैल्यू क्या होगी। तो हम छोटा सा बता दें, पीएच इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़ते, पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग बेस में 10 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसी को मैथमेटिकली थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, केवल आप इतना लिखना चाहते हैं तो पहले क्या लगेगा, इसका माइनस इधर लग जाएगा, 10 हटाएंगे ये बेस में आ जाएगा, तो पीएच इक्वल टू वो सॉरी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस पीएच। यानी इसी फॉर्मूले को ऐसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, अगर पीएच लिख रहे हैं तो ये माइनस इधर लगेगा, बेस में जो 10 है वो पावर बन जाएगी। इस तरह दो तरीके से लगाया जा सकता। इन्होंने बोला है कि इस टाइप का क्वेश्चन देखना है, इसमें पीएच आपको बतानी है कि पीएच कितनी होगी। इन्होंने बोला कि 10 मोलर का आपके पास HCl सॉल्यूशन है। अब आप सोचिए कि 10 मोलर का सॉल्यूशन होगा जिसकी मोलरिटी कितनी 10 है, 0 के बराबर होगा, लेस देन 1 होगा, माइनस 1 होगा, इक्वल टू 2 होगा। इस तरीके से सोचना है। इसमें इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में सर दो कंडीशन लगती हैं इसको निकालने की। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है अलग अलग, कि अगर 10 पे पावर माइनस के 1 से लेके 10 पे पावर माइनस के 6 तक जाता है आंसर, तो वही पीएच लग जाएगी। अब आप सोचिए कहीं पे लिखा है 10 टू पावर माइनस 7 मोलर कंसंट्रेशन हुई है HCl की, इतना। अगर यही कंसंट्रेशन लिखी हो तो कंपेयर करा देंगे तो पीएच इक्वल टू 7 हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि HCl के सॉल्यूशन की पीएच 7 कैसे हो सकती है, 7 न्यूट्रल हो सकता है क्या? न्यूट्रल तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक जाती है। अब जो अगर आपने यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे आपने 10 रख दिया और 10 पे पावर माइनस का पीएच रख दिया, इस पे पावर 1 बनेगी तो पीएच इक्वल टू -1 आ जाएगा। पीएच -1 में जाती नहीं है, 0 से लेकर 7 ही तक तो है। तो इसका मतलब क्या होगा, -1 होने का मतलब लास्ट एंड तो 0.7 ही वो सॉरी 0 ही तो है। यस सर। तो मतलब हायर कंसंट्रेशन है और हायर कंसंट्रेशन का पीएच जो है कितना है, 0। आपने पढ़ा भी होगा कि कंसंट्रेटेड HCl का पीएच 0 होता है और डाइल्यूट HCl का 1 होता है। तो ये जो -1 आ रही है पीएच -1 के स्केल पे जाती नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और लास्ट पॉइंट 0 ही है, बस 0 ही हो गया। ये इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट से है। इसका तो सी आएगा सर। हाँ, इसमें प्लस प्लस यहाँ पे लिखा है, ये चीज प्लस लिखा है, तो ये कैसी रही होगी रिएक्शन सर? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगी। अब इन्होंने बोला क्या है, केपी और केसी क्या होता है, केपी इक्वल टू होता है केसी इंटू आर, टी पे पावर होता है डेल्टा एन जी, गैसियस टर्म। डेल्टा एन जी कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। इधर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2, इधर कितने नंबर ऑफ मोल, 3, इसके 1 इसके 4। यहाँ लिखा जाएगा 2 - 4 कितना बचा, -2। यानी केपी बराबर केसी, केसी पे पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी पावर कितनी निकली, -2। बताइएगा, बात क्लियर है? यस सर। अब बात आती है ला सातैलिए का नियम, आपने पढ़ा था, ले चैटेलियस प्रिंसिपल, और ब्राउन प्रिंसिपल नहीं पढ़ा था, है ना?
तो ये क्या है, ला सातेलिए जो है ले चेटेलियस दोनों पे ही अप्लाई हो जाता है और ये फिजिकल पे हो जाता है। तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ले चेटेलियस और ब्राउन प्रिंसिपल क्या है, जो भौतिक और रासायनिक दोनों साम्यावस्था में यूज किए जाते हैं। तो जो ब्राउन का सॉल्यूशन है जनरली वो फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ले चेटेलियस केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं। अब जैसे अब ये 65 नंबर क्वेश्चन हुआ, वो कह रहा है डेल्टा एच इज ग्रेटर, डेल्टा एस इज ग्रेटर स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए आप जानते हैं डेल्टा जी टर्म होना चाहिए। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। गिब्स जी नेगेटिव। कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू होता है सर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है ना। क्या होती है एंथैल्पी, क्या है, किसी भी रिएक्शन की पूरी प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज हुआ उसको डेल्टा एच कहते हैं। डेल्टा एस क्या होता है, रैंडमनेस और क्या कहते हैं, डिसऑर्डरनेस, ये एंट्रोपी होती है। अब सोचिए इन्होंने क्या कहा सर कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, माइनस टी इंटू डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब सोचिए अगर ये पॉजिटिव, अब ये तो पॉजिटिव आ गया, मान लो कोई भी वैल्यू रख ले, इस वैल्यू से ये वाली घटाई जाएगी तो आंसर प्लस में आ जाएगा कि नहीं। तो क्या करना है कि डेल्टा जी नेगेटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सर टी की वैल्यू अगर हम ज्यादा कर दें तो इस कम वाले में से जैसे ही ज्यादा वाला घटाया जाएगा आंसर माइनस में आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, तो अभिक्रिया तभी स्वतः संपन्न होगी जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है उन्होंने। यस, तभी देखो अलग तरीके से पूछा है, कब होगी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। पीछे वाला अगर आप बड़ा कर देंगे सर तो इस वाले में से घटेगा नहीं, घटेगा नहीं तो काय में आ जाएगा, माइनस में। तो कौन सा ज्यादा होना चाहिए, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा कर दे डेल्टा एच से, अपने आप ही डेल्टा जी माइनस में आ जाएगा, फ्री एनर्जी स्वतः संपन्न हो जाएगी। ये हुआ तरीका। अगला देखिए, ये इक्विलिब्रियम वाला है। इक्विलिब्रियम को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं ए लीटर ऑफ फ्लास्क 1 मोल ऑफ A2 कनेक्टेड 10 लीटर ऑफ फ्लास्क 5 मोल ऑफ B2। तो इसमें कुछ मानना पड़ेगा हमको, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। इक्विलिब्रियम में अगर ये अगर हम एज्यूम कर रहे हैं अगर वो सही कर लिया तो आंसर अपना सही आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एक A2 है, एक B2 है ना, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 2AB बनाते हैं। अब सोचिए होना क्या है, इन्होंने कहा कि A2 के एक मोल को 5 लीटर के फ्लास्क में 10 लीटर आयतन वाले दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तब द्रव P2 के 5 मोल की मात्रा। तो हम पहले अगर मोल पकड़े तो A के 1 मोल, B के 5 मोल, और ये कुछ नहीं बना होगा, ये कहाँ होगी, प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता पे 1 और 5 मोल है। फिर कह रहा है कि A को 5 लीटर के फ्लास्क को 10 लीटर वाले आयतन के दूसरे फ्लास्क के साथ जोड़ दिया जाता है जिसमें B2 के 10 मोल प्रेजेंट है। तो हम इक्विलिब्रियम पर क्या करेंगे, वैल्यू तो हम बाद में रखेंगे, इक्विलिब्रियम में से A में से कुछ मोल कम हो जाएंगे, B में से कुछ मोल कम हो जाएंगे, जितने मोल कम हो गए इसके कितने, 2, तो इतनी ही x बनी है, कितनी बनी है, 2x बन गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि केसी निकालना है आपको, साम्य स्थिरांक बताना है कि, तो कैसे लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ AB पे पावर क्या लगेगा, 2, कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ
B2 ऐसे लगा दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं। एक 5 लीटर के फ्लास्क में 1 मोल A2 का और 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 5 मोल ऑफ B2। एक को जिस लीटर में लिया है, जिसमें लिया है उसके 5 मोल है, बी में जिसके साथ कनेक्ट किया गया है बी के 10 मोल है। इन दोनों को कनेक्ट किया गया तो कह रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, ए बी की कंसंट्रेशन कितनी है 2x का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई इसकी कंसंट्रेशन a माइनस एक्स, दूसरे की क्या हो गई b माइनस एक्स। इसको खोल दो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसको भी खोल सकते हैं लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, सीधे सीधे दे रखे दोनों में 1 माइनस एक्स और 5 माइनस एक्स के इक्विलिब्रियम निकल के आ गया। इसका वॉल्यूम सर हम लोग नहीं रखे, बस मोल ही रखे, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल रख ली। अगर यहाँ पे मोल ना दिया होता, मात्रा दी होती तो हम लोग रख लेते, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू ऐसे रखेंगे तो यहाँ जो गिवन अमाउंट होगा डिवाइड बाई वॉल्यूम, ऐसे रख लेते। ठीक है, और उसके बाद और कोई तरीका है क्या इसमें? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, बस इसी से निकलेगा, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने दिया ही है, इसमें कोई वैल्यू इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं करवाई। ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कई बार। ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। आप ये जान गए होंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से दे दिया, सॉल्यूशन तो सिलेबस में है नहीं। इसको चलो फिर भी बता दे रहे हैं, बस पाई बना देंगे, बाकी का वैसे ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स NRT है, थोड़ा सा और संशोधन करें, केवल पाई निकालनी हो तो N/V/RT हो जाएगा। N/V को कंसंट्रेशन कहते हैं, तो पाई इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू RT। बस ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। इससे ओस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे, बाकी की कहानी सब ठीक है, रख देंगे सब, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस पे 15 + 273 कर देंगे, केल्विन आ जाएगा। 5% है, 5 ग्राम मान लेंगे, बाहर बटे बार रखेंगे, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, परसेंटेज है तो बटे 100 हो जाएगा। बस ऐसे लग जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 100 और 5 बटे ये इससे नंबर मोल आ जाएंगे। अब बात आती है, आपने प्रैक्टिकल पढ़ा होगा जूल थॉमसन का। इसमें जूल थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे, याद हो तो, एक एडियाबेटिक सिस्टम बनाते थे। इधर से एक गैस पास कराई जाएगी, तो कहते हैं कि गैस के ऋणात्मक यानी निगेटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ गैस, अगर निगेटिव है तो क्या क्या कंडीशन है इसकी। इसमें 3 बातें होती हैं, जब इससे पास कराते हैं तो या तो ठंडी हो जाएगी गैस, या गैस गर्म हो जाएगी, मतलब या तो गैस फैलेगी या कंप्रेस करेगी। तो जब इसको इधर से पास कराते हैं एडियाबेटिक सिस्टम से, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन गैस को जब पास कराते हैं तो उस टाइम पे गैस का एक्सपेंशन होने लगता है, गर्म हो जाएगी गैस सर। यस, निगेटिव डेविएशन है, तो वो क्या दिखा रहा है, गैस कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। म्यू जेटी होता है, और आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट कितना होता है, 0 हो जाता है। ये वही तो है जो पोरस पिलक में को निकालते हैं। बस वही एक्सपेरिमेंट है। फिजिक्स में भी तो है, फिजिक्स में। हाँ, एक ही वही है गैसेस, क्योंकि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहां भी पढ़ते हैं जी।
तो ये एक्चुअल में टॉपिक क्या है, कूलिंग ऑफ गैसेस, गैसों को संपीड़ित करने वाला अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या हीलियम पर्सनली पूछता तो फिर तो वो गर्म मतलब ठंडी नहीं होती तो सर वो फिर। वो आइडियल से डेविएशन वेव कर वो शो करती है, आपने देखा होगा। ये वाला ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू होती है तो वो ग्राफ में नीचे चली जाती है ऐसे, उसके बाद ऐसे उठती हैं और बाकी की गैस ऐसे जाती हैं। जब कंप्रेशन करते हैं गैस का तो आपने ग्राफ देखा होगा ऐसा। ये तो दोनों हीलियम और हाइड्रोजन है, ये दोनों के ही ग्राफ नीचे है, यही दोनों एक्सेप्शनल केस है। हाँ डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं ये। हाँ, यही दोनों डिफरेंट करेगी, बाकी की सब क्या होगी, गर्म होंगी, गर्म वो तो होगी। ठंडी होगी। जी। और इसमें थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं इसको। क्या था, जो म्यू लिखेंगे जेटी, तो उसको ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी कांस्टेंट करेंगे तो डेल्टा एच डेल्टा पी आप एट कांस्टेंट टी म्यू जेटी ऐसे निकलता है, ऐसे डेल्टा टी डेल्टा पी एट कांस्टेंट एच माइनस सीपी के बराबर होता है। तो ये 2-3 फॉर्मूले उसमें निकल के आते हैं इसी में। नेगेटिव जूल थॉम्सन होने का मतलब है कि गैस कैसी हो रही है, गर्म हो रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते, इनने कहा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आप बताइए। पहला हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का जो टी आप है वो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे पावर 1 - n के होता है, बस इतना रखना है आपको। इन्होंने कहा थर्ड ऑर्डर, यस, यहाँ 3 - 1 2 हो जाएगी, तो टी आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी, चाहे किसी ऑर्डर का पूछ ले तब भी क्वेश्चन बना दे। ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन से दिए, ये भी आदेश ज्यादा पता है किताब क्या करते हैं, इधर से उधर क्वेश्चन करते हैं बस। मतलब क्वेश्चन बनाते नहीं है, क्वेश्चन उनने देखा ये एलटी के लिए है, अच्छा उनने पीजीटी लेवल तक जाएगा तो उनने पीजीटी क्वेश्चन उठा के देख रहे, ये नहीं देख रहे कि वो चैप्टर है उसमें कि नहीं है। दो आइडियल गैस सॉल्यूशन चाहिए है ना, सॉल्यूशन चैप्टर से है, जबकि इसमें नहीं है। तो दो आइडियल गैस अगर आपस में मिलाए जाते हैं तो वॉल्यूम चेंज 0 हो जाता है, सही बात। एंथैल्पी चेंज 0 हो जाता है, सही बात। लेकिन दो आइडियल सॉल्यूशन अगर मिलाए जाते हैं तो क्या जो एंट्रोपी है क्या वो वही रहेगी, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जी। है ना। तो ये नहीं होगा केस। क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आदर्श गैस विलयन का निर्माण करने वाले अवयवों की जो सक्रियता उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है, ये बात सही है। ये भी बात सही है, ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है, सी वाला सही हो गया। ये चैप्टर में नहीं था, चलो कोई बात नहीं। विच ऑक्साइड विल नॉट गिव मेटल ऑन हीटिंग, कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो गर्म करने पर मेटल नहीं देता है, Hg2O Ag2O ZnO ऑल ऑफ दिस। ये क्वेश्चन तो सर जो ऑप्शन होता है ना वो खुद बताता है कि हम ही हैं, ये चलिए देखिए, हम एक बात, आपने एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, एक्टिविटी सीरीज में मरकरी, सिल्वर, है ना, गोल्ड, प्लेटिनम, चारों मेटल नीचे हैं हाइड्रोजन के। और कॉपर भी आती है, कॉपर भी आती है, लो नीचे कॉपर भी आती है। कौन ये होंगे, यस, ये सब मेटल आती है नीचे। अब आप देखिए गर्म करने पर कौन सा ऑक्साइड धातु में परिवर्तित नहीं होगी, तो जो स्टेबल होगा वो नहीं टूटेगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आती है ऊपर,
मरकरी जो नीचे आते हैं, जो नीचे आते हैं वो टूट जाएंगे, जो ऊपर रहेंगे नहीं टूटेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? जिंक। जिंक नहीं टूटेगा, बाकी के टूट जाएंगे। बात समझ में आ गई कैसे? एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने हैं वो सब टूट जाते हैं, मेटल अलग हो जाते हैं। उनमें ऐसी क्या खास बात है टूट जाएंगे जो? मतलब मेटल खुद रिएक्टिव है, रिड्यूसिंग नेचर का है, अलग निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर। अच्छा ठीक है। और एक्टिविटी सीरीज में जो नीचे वाले हैं वो लेस रिएक्टिव है, जैसे ही आप उन्हें हीट करेंगे उनसे ऑक्सीजन उड़ जाएगी। इसमें K3FeCN6 में Fe की वैलेंसी कितनी होगी? बिल्कुल सही है। देखिए सर क्या करते हैं, K3 लिखा है, 3 इंटू पोटेशियम पे +1 होता है, प्लस Fe की निकालनी है, Fe को X मान लें, +6 इंटू साइनाइड, साइनाइड पे होता है -1 बराबर 0। x इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 3, x इक्वल टू 6 में से 3 गया, 3 प्लस का 3। 73 नंबर दे दिया और कह रहे हैं कि कौन सा किससे मैच कर रहा है हैबर विधि से अमोनिया बनाने में। इनमें से देखिए बहुत आसान है, वही वाला पहले आप मैच कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या था इन्होंने? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन तो दिए नहीं, कौन सा सही सुमेलित है? पहले ही सही है। क्या बनती है? N2 + 3H2 गिव्स देन 2NH3 प्लस हीट होता है, याद रखे एक्सोथर्मिक है। आयरन उत्प्रेरक लिया जाता है, मोलिब्डेनम एज ए वर्धक लिया जाता है, प्रमोटर लिया जाता है। प्रमोटर, यस। वर्धक क्या होते हैं? जो धनात्मक उत्प्रेरक या उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की ही क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और किसी रिएक्शन में उत्प्रेरक न डालें और डायरेक्ट उत्प्रेरक डाल दें, वो सॉरी वर्धक डाल दें, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं। कोई भी प्रमोटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कैटलिस्ट नहीं होगा, उससे रिएक्शन के इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं, वो केवल कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। इन्होंने एबीसी दे तो रखे थे, किसके थे? अच्छा, और भी सही होंगे पहले के अलावा। चलो और देखो, पहला तो सही है, डीकन विधि से क्लोरीन बनाई जाती है और CuCl2 यूज करते हैं, ये भी सही लिखा। फिर क्या? ये भी हाँ, बी भी सही। हाइड्रोजन उत्पादन की बॉस प्रोसेस, हाइड्रोजन के उत्पादन की बॉस प्रोसेस होती है। बॉस प्रोसेस में गलत लिखे ऑप्शन, बॉस प्रोसेस में ये यूज नहीं होता है। ओस्टवाल्ड में प्लेटिनम यूज होता है, ये सही है। बॉस प्रोसेस में होता है आयरन का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, तो ये सही था। इसका मतलब सी नहीं था, तो ए बी और डी सही थे। ए बी और डी, ए बी और डी सी ऑप्शन में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में ऑक्सीकरण कराने पर H2O2 देता है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण करने पर। सर ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, एथिल एथ्रिकिनोल जो है। नहीं नहीं, किसका ऑक्सीकरण कराना है? टू इथाइल एंथ्राक्विनोल जो नीचे दे रखा है उसी का ऑक्सीकरण कराएं और H2O2 मिल जाए। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर किसी का ऑक्सीकरण करा रहे हैं मतलब O2 से रिएक्शन करा रहे, बाद में H2O2 से बन जाए,
इसका मतलब उसके दोनों H जो है वो हट जाए, तो किसका रिडक्शन हो जाएगा? जैसे ये रिंग बनी, ये होती है एंथ्राक्विनोन की बात कर रहे हैं, तो एंथ्रासीन 3 कार्बन की होती है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये एंथ्रासीन हुई। फिर वो कह रहा है ये 2 इथाइल एंथ्रासीन, 2 इथाइल यानी कि यहां से गिनेंगे 1 2, दूसरे पे इथाइल जोड़ दीजिए, ये हो गई 2 इथाइल एंथ्रासीन। फिर बोले 2 इथाइल एंथ्रासीनोन यानी कि कीटोन बना देना है, 2 पे यही रखा है, बाकी का कीटोन बना देना है। तो कीटोन कहाँ बनेगा? 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, तब डबल बॉन्ड से वो बनेगा। अगला कह रहे हैं 2 इथाइल एंथ्रासीन। अच्छा, ये तो बना ही चुके थे, पहले 2 इथाइल एंथ्रासीन बनाई, फिर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन बनाई, कीटोन हो गया, फिर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल हो गया। एंथ्राक्विनोल, क्विनोल क्या होता है देखें जरा। ये बनती है बीच में सिंगल, क्विनोल बोलते हैं। तो इसमें दूसरे पे इथाइल लगी है और बाकी पे क्या करेंगे? ये बन गया। तो एक्चुअल में जो पहले बना था वो क्या था सर? अच्छा, क्विनोल कह रहे हैं, क्विनोन, क्विनोल, यस। इस पे OH जोड़ दें, इस पे OH जोड़ दें, तब इसका नाम क्विनोल होता है। जैसे इसके साथ कराएंगे, ये दोनों OH कीटोन में चेंज हो जाएंगे, नीचे वाला। इसके साथ जो H2O निकलेगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? H2O2 में। ठीक है, ये समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट। अल्फा और बीटा की जब बात करते हैं तो आपको लास्ट वाला, अल्फा जब निकलता है किसी भी पार्टिकल से, मान लीजिए X है, नेफ्थलीन जो होती है उसमें भी तो 3 रिंगी होती है शायद। नहीं, एंथ्रासीन में 3 होती, अच्छा 2 होती है नेफ्थलीन में। नेफ्थलीन में 2 और 3 एंथ्रासीन में। और अगर सर इसके ऊपर जोड़ दें रिंग, फिर क्या हो जाएगा ये? फिनेंथ्रीन। अच्छा, तब नाम बदल जाएगा, तब इसका नाम फिनेंथ्रीन हो जाएगा। अच्छा, और 3 लगातार जोड़ेंगे तो एंथ्रासीन होगी। ठीक। ये फिनेंथ्रीन, ये नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन। क्वेश्चन इसमें यही पूछ लेते हैं इस रिंग में कि कौन कौन सी पोजीशंस एक्टिव होती हैं, तो इसकी ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, नेफ्थलीन की ये पोजीशन एक्टिव है। फोर्थ पैरा बोलेंगे सर वो नंबरिंग दे के दी जाती है, नंबरिंग दे के दी जाती है। इनमें ये वाली और ये वाली पोजीशन एक्टिव होती है, यानी जहाँ ग्रुप जुड़ा है दूसरा और वन। ठीक है, इनमें इस पे प्रोडक्ट बन जाता है, इस पे बन जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्फा निकलने की, कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है और अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा निकलने का मतलब होता है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी, एक वासी की। बीटा निकलता है तो उसका जो परमाणु क्रमांक है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, तो क्या बन जाएगा? Z+1 और A। ऐसे ही बताइए, इन्होंने कहा कि यूरेनियम 92,238 था, 92,238 बन गया है 92,238 में। नहीं सर, ये 82,206। अच्छा, ये इधर है, तो क्या देख लिया? ये देख लिया, ये वही चीज क्या लिखी अलग? 14 आ हिंदी जाएगा में सर। सही लिखा है, इसमें अलग लिखा है ना। हाँ,
कैसे? इसमें 14 आएगा सर, 14। किस में आता है? 8 8 अल्फा और 6 बीटा। कैसे निकालते हैं सर वो ट्रिक से। सोडी फजान लो। हाँ, आपको करना क्या है? अभी हमने आपको एक सिंपल सी बात सिखाई कि जब अल्फा निकलता है तो किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, पहली बात। बीटा निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, परमाणु भार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक पार्टिकल से अल्फा बीटा हो रहे हो, एक भी याद रखें, हमेशा कोई भी पार्टिकल अगर इमिशन करता है तो एक एक करके ही पार्टिकल निकलते हैं, सभी नहीं निकलते एक ही बार में। अच्छा, तो पहले जब भी ऐसा होता है तो अल्फा चेक किया जाता है। क्या देखा? परमाणु क्रमांक में परमाणु भार में 4 की कमी हो रही। बीटा निकलता है तो परमाणु भार में कोई कमी नहीं हो रही। तो सबसे पहले टोटल चेंज देख लिया जाता है। अगर आपको अल्फा निकालना है तो 238 माइनस 206 और 1 पे कितने की कमी होती है? 4 की, तो 4 से भाग लगा दो। सीधा सीधा ये है कि जो भार है उनमें अंतर देख लो, कितने का अंतर हुआ, डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 8 32, अल्फा कितने हो गए? 8। अब सोचिए जब 8 अल्फा निकलेंगे तो एक अल्फा निकलने पे परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, तो 8 दूनी 16 की कमी हो जाएगी। तो 92 में से जब 16 कम कर देंगे इसमें से तो कितना बचेगा? 76। अब जो अल्फा 8 जब निकल जाएंगे तो 76 होगा, लेकिन 76 का है कितना यहाँ पे नंबर? 82। कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो हर बार एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है एक पार्टिकल निकलने पे। तो अगर हमने 6 पार्टिकल निकाले, 6 बढ़ेगा, हो गया 82। 8 पार्टिकल अल्फा के और 6 पार्टिकल बीटा के, तो टोटल 8 और 6 14 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि रेडियो एक्टिविटी का कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर इमिशन पूछ रहा है तो परमाणु भार में अंतर देख लो, 4 से भाग लगा दो, अल्फा पता चल जाएगा। जब अल्फा निकलने के बाद जो नंबर आ जाए एटॉमिक नंबर, तब चेक करो आप उसके परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है अल्फा निकलने पे, और बीटा निकलने पे 1 बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉइल बेस है, कौन सा एक मृदा क्षार है? अमोनिया। हाँ सर, अमोनिया ही है। जमीन में मिलकर यूरिन वगैरह में होता है, वो सबको डिकम्पोज करके उड़ जाता है। हीमोग्लोबिन एक है, हीमोग्लोबिन एक विटामिन है, हीमोग्लोबिन एंजाइम है, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है? प्रोटीन है। यस। तो हीमोग्लोबिन किस किस से मिलके बना है? हीम से और ग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हीम से एक ग्लोबिन से, है ना। ग्लोबुलर क्या है? ग्लोबुलर एक प्रोटीन है और हीम माने आयरन है, तो हीमोग्लोबिन हो गया। +2 है कि +3? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं बोला है जनरली। एफी +3 केवल बात आयरन की हो रही, तो उसके जो सेंटर में रहता है ज्यादा स्टेबल Fe3 का है। नेक्स्ट देखते हैं। NO3 single negative is detected by the ring test. The ring formula has. रिंग टेस्ट कौन देता है? याद है क्या? पढ़ा तो है पर उस टाइम याद नहीं आ रहा है। रिंग टेस्ट। यस, ये है सर। नहीं NO होता है बीच में, NO बीच में होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाया जाता है।
हम्म, 79 है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। बैकमैन पुनर्विन्यास का उपयोग कीटो ऑक्साइम का विन्यास निर्धारण के लिए किया जाता है। नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखते हैं। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड इनटू द फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। प्रोटीन को विभेदित करने के कई तरीके होते हैं। जल भोजन के आधार पे, उनके फैट में सॉल्युबिलिटी के आधार पे, जल में सॉल्युबिलिटी के आधार पे, ऐसे करना है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? बैकमैन का इसके लिए किया जाता है, ये सही बात है। प्रोटीन की संरचना के आधार पर रेशेदार और ग्लोबुलर प्रोटीन में वर्गीकरण किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, यस, और एल एस्कॉर्बिक एसिड होती है। डी गलत। का चार एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिसिन, डीएनए, आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। आप जानते हैं एक का डिफरेंस होता है, 3 सेम से होता है। यस सर, यूरोसिल की थायमिन जगह सर यूरोसिल हो जाता है आरएनए में। यस, तो उन्होंने कहा कि दोनों में आरएनए और डीएनए में समान रूप से वितरित रहते हैं क्या? नहीं, समान रूप से नहीं रहते। कौन कौन सी है कॉम्प्लेक्स? हाइमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और विटामिन विटामिन B12, यस, और क्लोरोफॉर्म भी है, अच्छा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है। हम जान भी है। हम्म। अच्छा, कल संडे है? नहीं, संडे कल छुट्टी है। नहीं, कल छुट्टी जी है। मेरे दिमाग में देखा छुट्टी है, कल संडे है। नहीं, कल तेग बहादुर की जयंती है, इसमें छुट्टी है ना? हाँ जी सर, कल संडे नहीं है। लेकिन कल मेरे छुट्टी यहाँ मिल छुट्टी सकती नहीं है सर। है। अच्छा, अरे अच्छा, यहाँ मिली होगी, समझ गए।